नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे प्रिय दादा अनिल शर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं और उन्हीं को याद करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग अपने माइक को म्यूट पे रखें। जागृति हुई, अपने आप को म्यूट पे रखें। जिन साथियों का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड पे माइक का बटन पाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन विद डिवाइस ऑडियो। उस पर क्लिक करें और जो भी साथी दादा के बारे में कुछ साझा करना चाहते हों, कोई याद साझा करना चाहते हों, प्रार्थना पढ़ना चाहते हों दादा की आत्मा की शांति के लिए, उनसे निवेदन है कि आप अपने मोबाइल पे जब मोर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रेज हैंड का ऑप्शन दिखेगा। आप रेज हैंड का ऑप्शन दबा दीजिएगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख के बता सकते हैं। साथियों, 5:03 हो चुके हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, लेकिन हम तब तक अपने कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएंगे। और मुझ में व्यक्तिगत रूप से वो शक्ति नहीं है कि मैं आज के कार्यक्रम का किसी भी रूप में संचालन कर सकूं। मैं मनोज दा को आमंत्रित कर रहा हूं। मनोज दा, आप अनम्यूट करें और आज के विधिवत कार्यक्रम की कमान संभालें। मनोज दा, अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। साथियों, आज बेहद दुख का दिन है। हम सब रंगमंच के साथी अपने वरिष्ठ और हमारे बहुत सारे लोगों को तो जिन्होंने रंगमंच का काका गागा सिखाया, ऐसे हमारे बड़े दा अनिल दा आज सुबह चिर निद्रा में लीन हो गए। इस दुख भरी खबर को जब जिसने भी सुना, किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। सब स्तब्ध रह गए और आज पूरा दिन इस सोच के साथ हर एक रंग कर्म से जुड़े व्यक्ति को महसूस हुआ, एक ऐसे रंग योद्धा का जाना जिसने अपना पूरा जीवन रंगमंच के लिए और ग्वालियर के रंगमंच के लिए एक तरह से होम कर दिया था पूरा। ऐसे ही अनिल शर्मा जी जब आज हमारे बीच नहीं हैं और दूसरी तरफ इस कोरोना लॉकडाउन और तमाम तरह के संक्रमण के खतरों के बीच हम एक साथ कहीं एकत्रित होकर उनकी श्रद्धांजलि सभा नहीं कर पा रहे हैं, उस समय इस जूम माध्यम से आज हम सब एकत्रित हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। अनिल शर्मा जी का परिचय देना अपनों के बीच कोई आवश्यक नहीं है। सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, उनके रंग कर्म को और उनकी पूरी जीवन यात्रा को सबने देखा है, सब उनके साथ ही रहे हैं। उनके रंग प्रदर्शनों का हमने लुत्फ उठाया है, खड़े होकर हमने तालियां बजाई हैं। उनके पूरे जीवन पे हम कोई प्रकाश डालने के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ हम एकत्रित हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, अपनी भावनाएं प्रकट करने। अनिल दा कहते थे कि रंगमंच के माध्यम से हम कई समसामयिक मुद्दों को जन समुदाय के बीच एक बहस के सोच को बढ़ावा देने के लिए करते हैं।
और ऐसे ही उद्देश्यों को लेकर उन्होंने रंगमंच किया। वे न केवल रंगमंच से जुड़े थे, साथ में सामाजिक मुद्दों पर भी वो पूरी जीवटता के साथ सबके साथ कदम बढ़ाते थे। कई ऐसे मुद्दे थे जहां रंग कर्मियों के लिए उन्होंने आगे बढ़कर काम किया, ग्वालियर के रंगमंच के लिए काम किया। उनके बहुत सारे नाटक मनोज दा आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मनोज दा आप म्यूट हो गए। मनोज दा आप म्यूट हो गए। मनोज सर अपना माइक ऑन करिए। मनोज सर अपना माइक ऑन करिए। एक मिनट मैं फोन करके बता देता हूँ उन्हें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का साथ मिला। हाँ मनोज दा, पिछले 3 मिनट में आपने जो कहा, पिछले 1 मिनट में आपने जो कहा हमने नहीं सुना, आपका माइक म्यूट हो गया था। अभी तो आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक है। तो आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में अनिल दा के किए हुए नाटकों में और उनके जीवन के कुछ फोटोग्राफ्स का एक वीडियो देखेंगे। उसके अलावा हम उनको 2 मिनट का श्रद्धांजलि देंगे मौन रखकर, और फिर हमारे बीच जो हमारे साथी उपस्थित हैं वे उन्हें अपने स्वर की, अपने शब्दों की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं बात कर रहा था अनिल दा के कुछ नाटकों की, तो याद आता है घास और घोड़ा, कोमल गांधार, उजली जेठवा, एक बहुत प्रसिद्ध नाटक जो उनको बहुत नाम देकर गया, एकता गदा और अलादात खां। इसके अलावा जिस लाहौर नहीं देखा, वह भी उनका बहुत पसंदीदा नाटक था। वो जिस नाटक से ज्यादा प्रभावित थे उसमें था कथा एक कंस की, और उसका उन्होंने 1 से अधिक बार मंचन किया। गुडवाई स्वामी, तिल का ताड़, फंदी फंदी नाटक भी उनको बहुत पसंद था, और उसमें उन्होंने एक बेहद अच्छे वकील का किरदार निभाया था। मुन्नी बाई, गारे की दीवार, उजली जेठवा, सिंहासन खाली है, और पिछले साल ही हुआ था 2019 में रक्तबीज। ये नाटक उनकी पहचान रहे। अनेक नाटकों का उन्होंने। मनोज दा आप फिर से म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो। मनोज सर आप म्यूट हो। सर के पास आवाज नहीं जा रही है, कोई फोन लगा दे। से जुड़े कुछ चिन्मयी झलकियां देखें, उन्हें याद करें। मैं गहरी से आग्रह करूंगा कि मैं अनिल दास से जुड़ी हुई यादों को हम सबके बीच साझा करें। नबील।
मनोज दा अनम्यूट कर लीजिए मनोज दा। को देखकर शायद ही कोई हो जो उन यादों में ना खो गया हो जो हमने दादा के साथ बिताए वे क्षण कला बीथिका में। लगभग हर उस दिन जब वो शहर में हैं और आ सकते हैं, वे कला बीथिका नियम से आते। गर्मी सर्दी बरसात कहीं कोई परवाह नहीं, सदा रंगमंच के लिए नए नए बच्चों को सिखाने के लिए वे हमेशा आगे रहते। और इन चित्रों को देखकर हमें हमने कुछ कुछ ही नाटकों के नाम लिए, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत सारे नाटक किए। हसीराम कोतवाल भी उनमें से एक नाटक था। और हर एक व्यक्ति की, हर एक रंगकर्मी की उनके साथ जो सफर है इसका उन्हें एहसास हुआ उन चित्रों को देखकर। तो आइए आज हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करते हैं और उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। अनिल सर, मनोज दा आप म्यूट हो गए फिर से। सर आप म्यूट हो गए हो सर। मनोज सर आप म्यूट हो। अब बोलिए दादा, अब आपने जो मौन के बाद आपने बोला हमने नहीं सुना, आप दोबारा बोलेंगे दादा। मौन के बाद केवल इतना ही मैंने कहा कि हमने जो चित्रमय झलकियां देखी थी उसके बाद अब हम एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि का शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय हिमांशु जी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी अनिल दा के साथ की यादें, उनके रंग, पूरे रंग कर्म पर थोड़ा सा हमें अपनी साझा करें। आदरणीय हिमांशु जी। इस समय विकट स्थिति है तो पूरा ग्वालियर का जो रंगमंच का परिवार है, हम जितने रंगकर्मी हैं, वो कल्पना नहीं कर रहे थे। अभी लगभग 15-20 दिन पहले फेसबुक पर बात हुई, बीच बीच में मैसेज के माध्यम से बात हो जाती थी, किसी प्रोग्राम में वो टकरा जाते थे तो बात हो जाती थी। उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो ऊर्जा, उनका जो व्यक्तित्व, हम लोग बिल्कुल कल्पना नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी घटित हो सकता है। तो हम सब शॉक थे आज कि पता नहीं ये क्या हुआ, मतलब एक वज्रपात जैसा हुआ।
बहुत सारे जो युवा रंगकर्मी उनको शायद मालूम ना हो, जब मैं ग्वालियर में पढ़ता था 10+2 के बाद, तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी अनिल दास से। इनको अनिल शर्मा जी और प्यार से हम सभी दादा कहते थे, उस समय भी हम दादा कहते थे। लगभग 16-17 साल पहले की बात है। वशिष्ठ साहब का नाटक चल रहा था अग्नि, और अग्नि में वो भूमिका निभा रहे थे और मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया था नाटक में। कुछ कारणों से मैं वो नाटक पूरा नहीं कर पाया, भोपाल चला गया था। लेकिन उस वक्त मेरा पहला परिचय अनिल दादा से हुआ था। और हम अक्सर जानते हैं कि एक वो रंगकर्मी होता है जो जब मंच पर आता है तब वो अभिनय उसका दिखता है, लेकिन अनिल दादा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो न केवल मंच पर अपितु निजी जीवन में भी एक रंगकर्मी दिखते थे। अगर कोई एक नया कलाकार या कोई भी व्यक्ति उनसे पहली बार मिले तो वो बिल्कुल अनुमान लगाएगा कि ये कोई ना कोई एक कलाकार या कोई रंगकर्मी है। हैट, उनकी टोपी, उनका चश्मा, बड़ी हुई दाढ़ी, उनका बॉडी लैंग्वेज, गंभीर आवाज, एक लाउड प्रोजेक्शन, और हर चीज में एक विद्रोह की भावना, मतलब गलत को स्वीकार नहीं करना। कोई भी समाज की कोई भी ऐसी चीजें जो अगर गलत है तो उनको तटस्थ उन्होंने विरोध किया हमेशा कला के माध्यम से। और उनका पूरा रंगकर्म आप देखें, सारा रंगकर्म समाज को जागृत करने वाला है, समाज को शिक्षा देने वाला है, और गलत को दिशा देने वाला है, गलत को त्यागने वाला है कि ये नहीं सहनीय है। बहुत सुबह सुबह मैसेज भी पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी। मुझसे भी कहा किसी ने कि आप कुछ लिखिए। मैंने कहा मैं बहुत परिचित भी हूं, कम परिचित भी हूं, मैं तो अपने अनुभव लिख सकता हूं। बहुत कांप रहा था आज, मतलब ऐसा लगा कि किसी अपने को खोया, किसी अपने एक रंगकर्मी को खोया। मतलब बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनको हम जीवन में अपने जुड़ पाते हैं। जब भी अनिल दादा मिलते, अक्सर मेरी बात हुई थी, कुछ प्रोजेक्ट को लेके भी हम चर्चा कर रहे थे। एक सेमिनार के दौरान उन्होंने बुलाया था मुझे, रंगमंच में रोजगार की संभावनाएं। जब प्रमोद, बहुत सारे रंगकर्मी हैं जो, जितने हम आज युवा रंगकर्म देखते हैं, बहुत बड़ी पौध ग्वालियर के रंगकर्म की अनिल दादा की है, जो आज एक पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। वो बीजांकुरण उन्होंने कर दिया, और उनके रंगकर्म को हम, जो ग्वालियर का रंगमंच, मध्य प्रदेश का रंगमंच कभी नहीं नकार सकता। वो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने उस वक्त रंगकर्म वो कर रहे थे जब ग्वालियर में रंगकर्म बिल्कुल कम या अल्प हो रहा था, शून्य अवस्था में था। तब वो सक्रिय थे और तब चुन चुन के युवाओं को ला रहे थे और उनको फिर रंगकर्म से जोड़ रहे थे। मैं आज जितना बोलूंगा कम है, और स्थिति भी नहीं है। सच में एक असहनीय पीड़ा है उनके पूरे परिवार को, उनसे जुड़े हम सब आत्मीय रंगकर्मियों को। इस दुख की घड़ी में, इस दुख के पल को सहने की शक्ति दे। और ईश्वर बड़ा निर्दयी है, आज तो ऐसा लग रहा है उसने किसी अपने आत्मीय को बुला लिया, और जो सबसे प्यारा अच्छा होता है, जो हमेशा कमियां दिखाता है। अनिल दादा ऐसे थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन में ना निर्मल हो तो सुहाए। मतलब कोई भी हो, हमेशा एक सात्विक और अच्छी भावना से वो बताते थे। तो मैं आज ना केवल ग्वालियर के रंगकर्म, बल्कि अपने पूरे रंगकर्म की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार और हम सभी रंगकर्मियों को एक असहनीय जो पीड़ा हो रही है उसको सहने की शक्ति दे। उसके साथ में उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं। सच कहा हिमांशु जी ने, अपने को खोना बहुत दर्द देता है, और ऐसा व्यक्तित्व जिसको हरेक अपना समझता था, रंग कर्म से जुड़ा हुआ, उस दर्द को आज हम महसूस कर रहे हैं। उस दर्द को आज हमने सहने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगी है। मैं निवेदन करूंगा वसुंधरा जी से कि इस दुख की घड़ी में वो उनके काफी करीबी रही। अभी पिछले दिनों जब कोरोना चल रहा था तो रिहर्सल भी हुई, और
लगातार ऐसी परिस्थितियों में भी वो रंग कर्म के लिए इतने जीवट थे। मैं वसुंधरा जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। ओम शांति। कभी सोचा नहीं था कि जूम पे इस तरह से श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। भी के कंठ से, भी की आंखों से श्रद्धांजलि देती हूँ और कुछ बोल नहीं पाऊं। सॉरी। बहुत उन्होंने बहुत अच्छा रंग कर्म किया ग्वालियर के लिए। कला वीटका में उनको मैंने गर्मी में, सर्दी में और बारिश में उनको ऐसे छोटे छोटे पौधे बोते हुए देखा है कला के, कि रंग कर्म किस तरह से फलता फूलता है, कोई उनसे सीखे। कि बहुत तेज गर्मी और लपट में बैठे हुए हैं वो, और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे सब सीख रहे हैं। इस तरह से रंग कर्म, बड़े बड़े नाटक हुए यहाँ पे ग्वालियर के अंदर, बड़ी बड़ी संस्थाओं से नाटक हुए, कला मंदिर से, आर्टिस्ट कंबाइन से, और भी तमाम संस्थाओं से बड़े बड़े बैनर के नाटक हुए। लेकिन नाटक के प्रति जितना समर्पण और ग्वालियर के यंग लड़कों के लिए जितना उन्होंने किया है, उतना मुझे लगता है कि किसी और संस्था ने नहीं किया। तो आज पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे घर से कोई एक व्यक्ति चला गया है, हमारे रंगकर्मियों के परिवार से कोई चला गया। ईश्वर से बस यही कामना करती हूँ मैं कि युवा के सभी सदस्य उनके सपने को उसी तरह से पूरा करें जिस तरह से वो करते थे, और मैं भी करूंगी पूरी तरह, पूरी निष्ठा के साथ। आज मैं वचनबद्ध होती हूँ कि उनके इस प्रोजेक्ट को, उनके काम को, बहुत सारी बातों को आगे ले जाऊंगी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कई नाटकों के लिए प्लान बनाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम नाटक को अब डायरेक्ट करो, तो डायरेक्शन की भी बात चल रही थी। लेकिन ऐसी इस तरह से कोई जाता है क्या, जिस तरह से वो चले गए छोड़ के। लेकिन अनिल भाई के लिए मैं, आवाज आ रही है सबको क्या? अनिल भाई की सारी, उनकी जो भी इच्छाएं थी इसको लेके, युवा रंगमंच को लेके, उनको हम सब युवा साथी जो सदस्य हैं और पूरे ग्वालियर के रंगकर्मियों से गुजारिश करूंगी कि उस रंगकर्मी का जो एक फकीर की तरह रंग कर्म करता था, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो स्टेज पे ही एक तरफ से वो लगा देता था पर्दा और नाटक कर देता था, 20-25 लोगों को कुर्सियों पे बिठाल के, और नाटक कर देता था। उसे ना कोई लाइट की जरूरत होती थी, ना किसी भी चीज की जरूरत होती थी। तो इस तरह का रंग कर्म करने का हर एक किसी में मादा नहीं होता है जिस तरह से वो करते थे। तो मुझे लगता है कि हम सबों की, सभी रंगकर्मियों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी कि उनकी इस संस्था को और भी आगे बढ़ाया जाए, खूब बच्चों को इसमें क्लासेस ली जाए, और सभी लोग मिलके अच्छे अच्छे नाटक तैयार कराएं युवा से और आगे ले जाएं। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि आज मेरा थोड़ा सा, सुबह से ही मैं कई बार फोन आ रहे हैं लोगों के, तो बहुत मन भारी है। जैसे किसी के घर से कोई चला जाता है तो वो बोलना मुश्किल हो जाता है, तो गीली आवाज से इतना जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो कह नहीं पा रही। फिर कभी अपन कला वीटका में मिलेंगे और उस सब पर चर्चा करके और इस तरह से उनके मन के भाव को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से, सभी रंगकर्मियों से प्रार्थना है कि सभी मिलकर उनका ये सपना जरूर पूरा करते रहें कि ग्वालियर में रंगकर्म अच्छा होता रहे, चाहे छोटे स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो, और सब युवा हमारे साथ जुड़े रहें। वरिष्ठ और युवा का अलग अलग कोई सोपान ना बने, सबों में आपस में सामंजस्य हो, और कोरोना के जाने के बाद हम सब लोग एक होकर और ग्वालियर के रंग कर्म को ऊंचाइयों पर ले जाएं। बस यही शब्दों के साथ मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ, और उनके परिवार के सभी सदस्यों को धैर्य रहे,
और उनके अंदर ईश्वर इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, जो कि बहुत कठिन होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर से यही प्रार्थना है। सभी को प्रणाम। ओम शांति। आदरणीय वसुंधरा जी की मनोस्थिति हम समझ सकते हैं। लगभग यही सबकी स्थिति है जो उनसे जुड़े। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे साथी जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ गीतांजलि जी हैं, संजय जादौन जी हैं, पंत जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सभी को दादा एक के बाद हमारे बीच में रविंद्र दादा हैं। हाँ, मैं यही बात जगताप कह दा। रहा था कि मैं उन सबसे पहले रविंद्र जगताप जी को आग्रह करूंगा। शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि अनिल शर्मा जी की नाटकों की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जगताप जी के साथ हुई, और वो पूरन संखवाई जी के अतिरिक्त रविंद्र जगताप जी को अपना प्रारंभिक गुरु, नाटक की शुरुआती दिनों के गुरु मानते थे, और उनका बहुत अलग याराना था। हमारे बीच रविंद्र जग हेलो जी जगताप हेलो दादा। सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी? जी जगताप दा। आज जगताप दा, आपका शायद हेडफोन गड़बड़ है, आवाज कट रही है। जगताप दा, आवाज नहीं आ रही, हेडफोन गड़बड़ है। हेडफोन हटा दीजिए, सीधे मोबाइल से बोलिए। हेलो, हाँ जगताप दा। हाँ आवाज आ रही है? हाँ दादा, अब आ रही है। जी जी जी, मुझे भी आ रही है। अब क्या कहूँ, बस पुरानी यादें। आज दिन भर हो गया मुझे वही सब घूमता रहा। मनोज भाई ने जो बोला कि हाँ शुरुआत की, ये मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य रहा कि अनिल भाई मेरे से जुड़े। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बताऊंगा कि उस समय सन 76-77 रहा, जब MLB कॉलेज में हम लोग नाटक कर रहे थे। उस समय सिंधिया सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध था पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें अनिल भाई जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। और वो वाद विवाद प्रतियोगिता का उनका एक वक्त था, जिस तरीके से वो बोलते थे तो पूरा हॉल जो है उनको सुनने के लिए इतना एक चित्त हो जाता था। तो वो मैंने सन 75-76 में उन्हें देखा था MLB कॉलेज के उस ऑडिटोरियम में। एक दिन हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, अचानक आए, क्योंकि वो मेरे से सीनियर थे, मैं BCom कर रहा था, वो शायद MA फर्स्ट ईयर था उनका। तो आए, बोले यार हम भी नाटक करेंगे, कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा क्यों नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो स्टेज पे खड़े हो के आप तो स्टेज लूट लेते हो और सकते हैं। तो बोले इस बार हम करते हैं। मैंने कहा आओ। और वो काल चक्र करके एक नाटक था उस समय जो कर रहा था मैं MLB में, उसमें उन्होंने काम किया। फिर लगातार 4 साल हम साथ ही रहे, लगातार
हम लोग साथ में काम किए। फिर चूंकि मैं तो ग्वालियर से बाहर चला गया 82 में लगभग, उसके बाद जब मैं लौट के आया कुछ 2-4 सालों में, तब मैंने देखा कि यार ये भाई जो है बहुत ही जुनूनी आदमी। नाटक को मैंने उतना महत्व नहीं दिया था, बस ये था कि नाटक करना है, शौक है। लेकिन वो 24 घंटे सिर्फ एक ही काम था कि मुझे नाटक करना है। और जब मैं लौट के आया तब मैंने देखा कि उन्होंने इतनी बढ़िया टीम बना ली थी और बहुत बढ़िया काम चल रहा था। मुझे याद है वो यूनिवर्सिटी में लगभग 15 से 20 साल तक युवा उत्सव में अपनी टीम ले जाते थे। और पूरे मध्य प्रदेश का पूरा भारत ही कहिए, क्योंकि वो सेंट्रल जोन से रहते थे। तो एक दबदबा था कि ग्वालियर जीवाजी की टीम आई है और अनिल शर्मा की टीम आई है। तो वो चीजें मैंने अपने आंखों से देखी हैं। तो काम तो वास्तव में, मतलब अब मैं क्या कहूँ कि बहुत ही जुनूनी आदमी। उन्होंने नौकरी से VRS लिया। मेरे को भी अक्सर बोलते थे, यार क्या कर रहा है, छोड़ो नौकरी। मेरे को हिसाब बताते थे कि अगर नौकरी छोड़ देगा तो तू नुकसान में नहीं है, देख मैं छोड़ के बैठा हूँ नौकरी। उन्होंने नौकरी छोड़ के अपना नाटक का काम पूरी तरह फुल टाइमर की तरह उन्होंने किया। आज एक एक बात उनकी याद आती है तो लगता है कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अनिल भाई के लिए हम लोग ऐसे मिलेंगे और इस तरह की बातें करेंगे। और श्रद्धांजलि शब्द उनके लिए, मेरे को नहीं लगता कि उनके लिए अभी था। सब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अनिल भाई गए, रियली बहुत ही दुखद है। मेरा उनसे पारिवारिक संबंध भी बहुत रहा। कॉलेज के बाद हमारी नौकरी, मैं भी MPB में उसी समय नौकरी में लगा, वो भी MPB में लगे। फिर भाभी के साथ उनकी शादी, वो भी MPB में थी। तो वो शादी, तो वो सारा दौर, वो सारा समय हम लोगों ने साथ में गुजारा है। रियली आज बहुत अच्छा दिन नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि को समाप्त करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू नबील, थैंक यू। जगताप जी ने जो अनिल जी के लिए कहा, जुनूनी आदमी, वास्तव में हम सब ने वो जुनून महसूस किया उनके रंग कर्म में, उनकी रंग यात्रा में। हमारे बीच इस कार्यक्रम में चारू जी जुड़ी हैं। मैं उनसे निवेदन करूं कि वे अनिल शर्मा जी के लिए इस श्रद्धांजलि सभा में अपना। सबको बहुत नमस्कार। आज फेसबुक कभी कभी इतना दुखदाई हो जाता है। इधर लंबे समय से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज इस तरह की मिल रही हैं, और आज जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो सबसे पहली पोस्ट मुझे शर्मा जी के बारे में दिखाई। मतलब 2-3 बार मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है और ऐसा कुछ घटित हो चुका है। आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी से बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन हाँ, उनको एक लंबे समय से मैं जानती जरूर थी कि वो जो हैं वो शहर में मुझे आते जाते दिखाई देते थे बहुत बार। और ये वो जमाना था जब वो स्कूटर पे चलते थे, तो कभी कभी मैं इन्हें देखती थी और मुझे लगता था, तब मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं।
लेकिन उसके बाद उनसे मुलाकात हुई और आखिरी बार जब उनसे हम मिले तब सिद्धार्थ की शादी में हम गए थे, वसुंधरा जी हमारे साथ में थी, तो हम सब लोग वहां पे थे और मैं आज बार बार मेरी आंखों के सामने वही चित्र घूम रहा है। वो इतने हैंडसम लग रहे थे वो शेरवानी में, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो और मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा उनके कुछ नाटक मैंने देखे और कई एक दो बार उन्होंने मुझे मैसेज भी किया अपने साथ काम करने के लिए, लेकिन मैं उस क्योंकि बहुत व्यस्तता की वजह से मैं नहीं उनको ज्वाइन कर पाई, क्योंकि नाटक के लिए एक रिहर्सल जो रोज की रहती है उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तो एक ऐसी शख्सियत, एक मतलब एक हम कहें वशिष्ठ जी से भी मैंने एक केआरजी कॉलेज में एक वर्कशॉप कराया था फिल्म और ड्रामा के ऊपर, जिसमें वशिष्ठ जी से मेरी मुलाकात हुई थी और तब मैं ड्रामा के बहुत सारे लोगों से औरों से भी मिली थी। तो वो दौर था 2014 में जब मैं थोड़ा थोड़ा सा ड्रामा से जुड़ना शुरू हुई थी। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में कभी कभी जाती थी देखने के लिए, बाकी दिल्ली वगैरह में ड्रामास देखने के लिए मैं कभी कभी यहाँ से गाड़ी पकड़ के भी चली जाया करती थी। लेकिन ग्वालियर में मैंने वशिष्ठ जी से सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद अनिल शर्मा जी के मैंने जो प्लेस देखे, जिसमें अभी रक्त बीज, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित भी रही। तो कभी कभी इतना धक्का लगता है कि इस तरह से कैसे कैसे अचानक अभी व्यक्ति सामने होता है और फेसबुक पे हम उनकी पोस्ट पढ़ रहे होते हैं। सिद्धार्थ अभी कुछ दिन पहले मुझे मिले थे, उनके पुत्र जो हैं, और हम बात भी करते रहे उनके बारे में, शर्मा जी के बारे में, और अचानक से ये न्यूज मिलती है, अचानक से खबर मिलती है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। क्या कहें, ये कोरोना जो है वो एक के बाद एक इस तरह की खबरें हमें दे रहा है कि शब्द ही नहीं है कहने के लिए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और उस परिवार के लिए सबसे ज्यादा मिसेस शर्मा के लिए मैं और मेरी मदर, हम दोनों ही आज लगातार ये बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा धक्का तो उनके लिए, हम सबके लिए ये एक ऐसा काल बन के आया हुआ है कोरोना, जो जब चाहे जिसको खत्म कर रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ, वो जहां भी है, ईश्वर के पास हैं, जहां कहीं भी हैं, वो अच्छे से रहें। हम सबको देख रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है। और ग्वालियर में उनकी बसे हुए थे वो एक लंबे समय से, एक एक जर्रे जर्रे को पहचानते थे। तो मैं उनको सिर्फ नमन कर सकती हूँ, प्रणाम कर सकती हूँ। धन्यवाद। चारू जी ने अनिल जी के बारे में अपने संस्मरण, अपनी यादें साझा करते हुए जिस नाटक का जिक्र किया, रक्त बीज, वो वास्तव में आज के समय में कोरोना भी कुछ रक्त बीज सा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम सब, पूरी दुनिया उससे भयाक्रांत है। और इसी राक्षस ने हमारे अनिल दा को छीन लिया। रक्त बीज नाटक भी अनिल दा ने किया था और उसमें गीतांजलि जी ने एक महत्वपूर्ण रोल किया था। बहुत लोगों ने उस नाटक को देखा था, पसंद किया था। मैं गीतांजलि जी से आग्रह करूंगा कि वे अनिल शर्मा जी के साथ उनकी यादों को हमारे साथ साझा करें। गीतांजलि जी। सबसे पहले तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि दादा हमारे बीच में नहीं है। मुझे सुबह करीब 11 बजे पता चला और उसके बाद से पहला जो मेरा अनुभव था वो यही था कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में सबसे महत्वपूर्ण था, उसके जाने के बाद खालीपन क्या होता है वो महसूस किया। मैं सबसे पहले सर से मिली थी, मैसेज आते रहते थे। प्रमोद एक नाटक डायरेक्ट कर रहा था और कला विथिका में वो नाटक होना था। उस नाटक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनने कहा था कि लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, गीतांजलि तुम देखने के लिए आओ।
तब मैं पहली बार वसुंधरा जी से मिली थी, सर से मिली थी। मैं जब भी वहाँ से गुज़रती थी, सर को वहाँ बैठा हुआ देखती थी। इस तरह से एक अलग तरह का रंग कर्म करना, उसकी निरंतरता बनाए रखना अपने आप में वाक़ई में जीवटता है कि चाहे धूप हो, बारिश हो, कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी तरह की प्रॉब्लम आए, लेकिन सर शाम को वहाँ पर आपको नज़र आते ही थे। मैं जब रक्त बीज की प्रैक्टिस कर रही थी, तब एक ऐसे ही लड़का चलता हुआ आ गया और कहा कि, "क्यों यहाँ नाटक होता है क्या?" तो द द दादा ने कहा कि, "हाँ।" तो बोले, "मुझे भी करना है।" तो उन्होंने कहा कि, "कुछ आता है तुमको?" बोले, "नहीं, कुछ आता नहीं है, लेकिन ये देख रहा हूँ मैं, तो मुझे करना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए।" तो बोले, "ठीक है, कल से आ जाओ, मैं बता दूँगा कैसे होता है।" इस तरह से स्वीकार करना ऐसे लोगों को, जो नाटक को देख के सिर्फ़ ये जानते कि नाटक करना अच्छा होता है, उसके अंदर की गहराई या उसकी उसकी मेहनत को नहीं जानते हैं। उन सारे युवाओं को वो स्वीकार करते थे, तैयार करते थे। मेरे ख़्याल से प्राथमिक स्कूल दादा ही थे। ग्वालियर के प्राथमिक स्कूल यदि कहा जाए, तो उनके पास से हर बच्चा, चाहे वो 1 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, उस वक़्त उनके पास रहता है। फिर उसको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा सीख गया हूँ, मैं कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया हूँ, तो वो उनके पास से निकल के, अरे इनको कुछ नहीं आता है और निकल के चला जाता है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा। तो ऐसा बंदा जो किसी चीज़ की उम्मीद किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेज के सामने कुर्सी डाल के बैठा रहता था कि यहाँ पर रोज़ मंच जागृत करना है, मंच पे लाइट जलना है और यहाँ पर कुछ न कुछ काम होना। ऐसे व्यक्ति का जाना ग्वालियर के लिए बहुत दुःख की बात। मैं बहुत ज़्यादा नहीं थी उनके साथ, लेकिन हाँ, उनके काम को देखा था मैंने। मैंने देखा था कि चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने काम से मतलब था, उन्हें रंगमंच के उन युवा बच्चों से मतलब था, जहाँ जिनको सब अस्वीकार करते थे। वो उन सारे बच्चों को स्वीकार करके सिखाते थे। मैं सच में बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ और बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ कि मैंने 2 दिन पहले ही वसुंधरा मैम से पूछा था कि तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और मुझे आज सुबह राकेश सर का फ़ोन आया कि हमारे बीच में नहीं रहे। तो मुझे 1 से डेढ़ घंटा तो सिर्फ़ ये स्वीकार करने में लगा कि जो व्यक्ति मुझे 10 दिन पहले रोड पे दिखा था टू व्हीलर पे, वो एकदम से कैसे गायब हो गया? कैसे जा सकता है? इस तरह से जाना हमारे लिए ग्वालियर के रंगमंच के लिए ठीक नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सच है, गीतांजलि जी को जैसा भरोसा नहीं हो रहा, ऐसा ही भरोसा नहीं होना हर एक ने महसूस किया जब भी सुबह खबर सुनी। सबसे पहले ही ये खबर सुबह से जब आई, तो हर एक एक दूसरे से कन्फर्म कर रहा है, क्या ये सही है? कहीं भगवान करे ये खबर सही ना हो। सच है, सच ही कहा। वे ग्वालियर के प्राथमिक स्कूल थे और हर रंग कर्म करने वाला। मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, आज बड़े-बड़े संस्था बन गए, बड़े-बड़े पदों पर पहुँच गए, बड़े-बड़े शहरों में जाकर रंगमंच और सिनेमा करने लगे। वे लोग अनिल शर्मा जी के साथ रहे, साथ शुरुआत की, सीखा और आगे बढ़कर उन्होंने इस क्षेत्र में नाम कमाया और उन्हें इस बात की खुशी थी। कहीं कोई ये नहीं था कि कोई आगे बढ़ गया और अब कोई याद नहीं कर रहा, कोई उनको वो नहीं थी। उनका मानना था कि व्यक्ति को जो मिलता है, उससे यदि वो संतुष्ट है, तो सुखी है और उन्हें रंग कर्म करने में खुशी मिलती थी। रंग कर्म करने से उन्हें संतुष्टि मिलती थी। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह जादौन से आग्रह करूँगा कि वे अपनी श्रद्धांजलि अनिल शर्मा जी को दें। संजय सिंह जादौन।
संजय, एक मिनट, आवाज आ रही? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। माफ करिए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सर के बारे में क्या कहूँ, मेरा और सर का रिश्ता लगभग 17 साल पुराना है। मैंने सर को, जब मैंने सबसे पहला नाटक देखा था गालब सभागार में, वो पहला नाटक था कथा एक कंस की, और उस नाटक को देखने के बाद ही मैंने अभिनेता बनने के बारे में सोचा था। उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे सीखूं। मैं आज क्या कहूँ, सब लोग अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन जो कहा है सबने कि अगर मैं किसी से भी पूछूं कि उसका पहला नाटक किस व्यक्ति के साथ में था, तो हर व्यक्ति लगभग अनिल सर का नाम लेगा। और मैं जब भी कभी कलाकृतिका के बगल से गुजरता था तो मैंने उन्हें अक्सर वहां बैठे हुए देखा है। आप सब लोगों का एक प्रेम का रिश्ता रहा है, मेरे उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता रहा है, जिसमें मैं उनके साथ लड़ता भी था। कई सारी चीजों को लेकर हम आपस में बातचीत भी करते थे, आपस में विचारों का मतभेद भी होता था। कई लोगों को लगता है कि जब एक गुरु और शिष्य आपस में लड़ते हैं तो शायद वो एक अलग तरीके का रिश्ता है, लेकिन आप यकीन मानिए वो इतने सच्चे दिल के साथ आपकी बातें सुनते थे। आप अगर उनसे उनकी गलतियों के बारे में या किसी चीज के बारे में भी बात करेंगे तो वो उसे सुनते थे, और आपकी उस बात को स्वीकार करने के बाद वो उसमें परिवर्तन भी करते थे। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक छोटा बच्चा अगर उन्हें कोई सुझाव दे या कुछ भी बात कहे तो वो उस चीज पर अमल करते थे हमेशा। और उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी रंगमंच को ग्वालियर में मरने नहीं दिया। मैंने देखा है एक ऐसा वक्त ग्वालियर में जब रंगमंच के सभी लोग लगभग कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए, और ग्वालियर में रंगमंच एक ऐसी स्थिति में आ गया कि अगर रंगमंच को जिंदा रखने का श्रेय हम किसी को दें तो वो वही व्यक्ति है जिन्होंने एक नई पीढ़ी को तैयार किया। आज अगर आप जिसे भी देखते हैं, एक बहुत बड़ी पीढ़ी है, बहुत सारे नाम है, यदि मैं नाम लेना शुरू करूंगा कि जिन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे थे, तो सच है कि जिसे कुछ नहीं आता उसे गढ़ने का काम। कई लोग नाटकों को शायद जज करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है एक मंच पर कुर्सियां डाल के कम संसाधनों में, कम सेट के साथ, कम लाइट के साथ लोगों तक नाटक पहुंचाना, अपनी बात को पहुंचाना और उसे जिंदा रखना, ये सारी चीजें केवल सर कर सकते थे। और रोज शाम को बच्चों के जमावड़े के साथ, जिन बच्चों को मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे नए नए बच्चों के साथ वो नाटकों को करते थे। कभी उन्होंने नाटकों के बारे में नहीं सोचा कि नाटक का स्तर क्या रहेगा, नाटक किस तरीके से सफल होगा। केवल उन्होंने सोचा तो उस रंगमंच की पीढ़ी को तैयार करने के बारे में। और आज सुबह जब मुझे पहली बार ये पता चला तो मैं शॉक था। मैंने कई बार अशोक सेंगर सर से, कई लोगों से फोन करके पूछा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आज सर हमारे बीच में नहीं। मुझे एक बात याद आती है आज से 1 साल पहले की, जब ग्वालियर से जो बच्चे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे और उन बच्चों को स्कूल से किसी कारणवश निकाल दिया गया था, तो वो एक व्यक्ति केवल अनिल शर्मा जी थे जो मेरे साथ में बेजा ताल पर आकर मेरा हौसला बढ़ा रहे थे कि हम सब लोग खड़े होकर इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। और उन्होंने एक छोटा सा मौन प्रदर्शन रखा था और उस वीडियो को आलोक चटर्जी सर तक पहुंचाया और कहा कि बच्चों को इस तरीके से निकालना सही नहीं रहेगा। और उस बात को कहने के कुछ दिनों बाद ही उन बच्चों को वापस स्कूल में दाखिला मिल गया था और उन्हें उनका जो निलंबन था वो रद्द कर दिया गया था। और सच कहूँ तो सर की एक बहुत बड़ा सपना है जो वसुंधरा मैडम कह रही थी। सर ने अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही मुझे फोन पे बात की थी कि उनका एक सपना था, वो एक 5 दिन का थिएटर फेस्टिवल करना चाहते थे और उसकी प्लानिंग भी उन्होंने कर ली थी, लेकिन ये अधूरा रह जाएगा। मेरी ये दिल से इच्छा है कि हम उस फेस्टिवल को सारे लोग मिलकर करें जब भी कोरोना ठीक होगा, और ये हमारी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अनिल सर को, यदि हम उनका उस सपना जो वो फेस्टिवल करना चाह रहे थे, अगर वसुंधरा मैम से आप बात करेंगे तो वो डिटेल में बता पाएंगे कि वो किस तरीके से उसे रूपरेखा देना चाह रहे थे। हम सभी लोग मिलकर अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उस फेस्टिवल को करने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो पौध वो तैयार कर रहे थे, अब वो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम सभी युवाओं की बनती है जो भी रंगमंच कर रहे हैं।
और जो वसुंधरा मैम ने कहा कि वरिष्ठ और युवा अलग अलग नहीं, वो एक साथ लेकर चलना चाहते थे सबको, तो हम सभी लोग एक साथ चलकर उनके सपने को पूरा करें। मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान है, इसलिए कि मैं जब भी उनको देखता था, मैं उनको जब भी मिलता था तो एक अलग तरीके की एनर्जी उनसे मिलती थी मुझे। कभी भी कोई भी व्यक्ति उनके पास जाएगा तो वो बच्चों के साथ कभी लगता ही नहीं था कि बड़े व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं, हमेशा आपके साथ एक मित्रवत व्यवहार करते थे। मैं कुछ क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजय भाई ने जो कहा, वो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जैसा कि वसुंधरा मैम ने कहा, संजय ने उसको पुष्टि की कि जो उनका सपना था, अभी हाल में वो जो फेस्टिवल करने का प्लान कर रहे थे और उसके लिए तैयारी कर रहे थे, हम उसे और उसके आगे रंग कर्म को लगातार बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, एक रंग कर्मी होने के नाते हम सबके बीच पीपी पंत जी हैं, जो अनिल जी से बहुत करीबी रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूं, वे अपनी यादें साझा करें। आदरणीय पीपी पंत जी। हेलो हेलो, हाँ जी साहब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है पंत जी। जी जी जी। आज जैसा सभी पूर्व वक्ताओं ने अनिल जी को याद किया, दादा, हमारे प्यारे दादा नहीं रहे, और मैं बहुत विचलित हूँ इस खबर को सुनकर, जैसा कि सभी लोगों ने बोला। और निश्चित रूप से वो ग्वालियर में हैं ही कितने लोग इस तरह के जो रंगमंच को इस गति के साथ आगे बढ़ा सकें और इस एनर्जी के साथ बच्चों को आगे बढ़ा सकें। मैंने देखा उन्हें 8 साल के बच्चों से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग जो हैं वो उनसे ट्रेनिंग लेने आते थे, और उनसे मिलके एक नई ऊर्जा का संचार होता था, जो भी मिलता था उससे। मेरा तो एक पर्सनल लॉस भी रहा कि मैं उन्हें लगभग एक अपने अभिभावक की तरह ही मानता था, और वो भी मुझे पूरा सम्मान दिया करते थे। और हमेशा बहुत सारी चर्चाएं होती थी, खेल को लेकर, राजनीति को लेकर, रंगमंच को लेकर, रंगमंच पर अध्ययन को लेकर। एक बात जो आप लोगों को शायद मालूम हो, जो उनसे करीबी लोग हैं, वो पढ़ने के बड़े शौकीन थे। मुझसे काफी किताबें वो की चर्चा करते थे, और मेरा भी ये शौक रहा, तो काफी पुस्तकों की चर्चा करते थे। मेरे पिताजी भी पुस्तक पढ़ने के शौकीन थे, तो मैंने उन्हें शिवानी की कुछ पुस्तकें, वो शिवानी जो इंदिरा गांधी जी के साथ रही शांति निकेतन में, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनका नाम शिवानी रखा, वो गौरा पंत थी, और उत्तराखंड की वो सबसे प्रतिनिधि लेखिकाओं में से एक थी। तो उनकी किताबों का संग्रह मेरे पास था। मैंने कहा दादा आप पढ़िए, आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं। और वो आए घर में, हमने चाय वाय पी, और बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल रहता था जब भी वो मिलते थे, खिलखिलाकर मिलते थे, खुश होकर मिलते थे। हमारी पत्नी से, बच्चों से, सबसे बड़ा आदर सम्मान, और बड़ा ऐसा लगा जैसे मेरे घर का कोई व्यक्ति चला गया। मेरी मजबूरी रही, मेरे आई सर्जरी हुई है, तो मुझे अभी बाहर जाने के लिए थोड़ा मना किया डॉक्टर्स ने। लेकिन मैं बहुत उद्वेलित हो रहा था, बड़ा विचलित हो रहा था कि ये क्या हो गया। और ग्वालियर के रंगमंच के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, उनका जो योगदान है, और सीमित साधनों में एक सबसे बड़ी बात, एकल संस्थान की तरह रहे वो। बाकी कई रंगकर्मियों को हमने देखा, उनके पास संस्थानों की ताकत है,
कोई कहीं से जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा है, वो एकल संस्थान थे। अपने आप में एक संस्थान बन जाना, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाना, ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाने वाली बात है। हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे, वो हमसे दूर जा ही नहीं सकते। जैसा कि और लोगों ने, सारे वक्ताओं ने कहा कि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, हम निश्चित रूप से उसमें अपना जो भी आहुति देना होगा हम उसे देंगे, सहयोग करेंगे। ग्वालियर के रंगमंच में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बल्कि मेरा सुझाव तो यह है कि कोई एक वार्षिक आयोजन ऐसा किया जाए कि शहर उन्हें हमेशा हर वर्ष याद करता रहे कि एक रंगकर्मी भी ऐसा आया, बिल्कुल शेक्सपियर के नाटक की तरह, कि रंगमंच का जो कठपुतली की तरह है, कब कौन कैसे पर्दा उठ जाएगा। वास्तव में उनकी जो मृत्यु हुई वो भी उसी तरह की ही थी जैसे एक रंगमंच के कलाकार का पर्दा गिरना होता है। ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं एक बस उनके प्रति एक चीज कह सकता हूँ। एक शेर याद आ रहा है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं इससे आगे कुछ नहीं, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे, इस तरह की उनके इस गहन आघात को सहन करने की शक्ति दे, भाभी जी को, बच्चों को, और वो अकेला महसूस न करें। पूरा शहर, पूरा परिवार उनके साथ है। और दादा, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको खींचकर हम बार बार लाएंगे, मंच पर जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। सच है, अनिल दा जिस रंगमंच के लिए जिए, उनका जाना भी कुछ यूं हुआ जैसे नाटक में कोई अभिनय करते हुए लोग अवाक रह जाएं, भरोसा ही ना हो, अरे ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और इस दुख की समाचार को हमें सच मानना पड़ा और आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को हम भारी मन से, भरे गले से, आंखों में आंसू लिए यहाँ एकत्रित हैं। नबील जी और जो लोग इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहें, मैं चाहूंगा कि वे अपनी बात, अपना दर्द साझा करें। Om, you can go ahead. दादा मेरे लिए पिता तुल्य रहे हमेशा, मेरे रंगमंच के गुरु। मुझे आज भी याद है 2003 में जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो दादा के पास गया मिलने गालव में। दादा उस समय किसी वेस्ट जोन की तैयारी करवा रहे थे और बाहर निकल कर आए। मैंने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मुझे नाटकों में काम करना है। पूछते हैं क्या करते हो? मैंने कहा इंजीनियरिंग खत्म किया है और अब नाटकों में काम करना चाहता हूँ। तो छोटे से ही बोलते हैं कि क्यों अपनी लाइफ खराब करते हो, वापस चले जाओ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे को काम तो आपके साथ करना है, मुझे लोगों ने बताया कि आप सिखाते हैं और आप ही सिखाएंगे मुझे। तो बोले ठीक है, 6 महीने के बाद बात करना। मैं 6 महीने तक की उस डेट को मैंने वापस से कॉल किया, दादा को दोबारा से फ़ोन किया। उस समय दादा एमएलवी कॉलेज में बैठे हुए थे, एमएलवी कॉलोनी में। वहाँ बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मेरे को शुरू कर दिया सिखाना। पहला नाटक जो शुरू हुआ उसमें नबील और बाकी सारे साथी लोगों से मुलाकात हुई। गैरी भी थे उस नाटक में। अनफॉर्चुनेटली मैं उस नाटक को कर नहीं पाया, जो मुझे भोपाल जाना पड़ा। 17 साल का ये साथ रहा। नाटकों के बाद दादा के साथ बैठना, रिहर्सल के बाद बैठकर उनसे डिस्कस करना रोल के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं फिर यही कहूँगा कि मेरे लिए पिता समान रहे हैं। शायद मैंने बहुत कुछ खो दिया आज। सुबह सुबह मॉर्निंग में गैरी का फ़ोन आना और बताना कि दादा नहीं रहे, उस बात को पुष्टि करने के लिए वापस से फेसबुक खोला। जिन लोगों को, उसको वरिष्ठ लोगों को मैं जानता हूँ, सबकी फेसबुक वॉल पर जाकर चेक किया और घटना सही थी।
पता नहीं, शायद मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ था। 9 तारीख को मैंने सिद्धार्थ को, सनी को मैंने मैसेज किया था कि सनी सब ठीक ठाक है। सनी का मैसेज आया मेरे पास फेसबुक पे कि हाँ दादा सब कुछ ठीक ठाक है। शायद कुछ आभास था। मैं आजकल ग्वालियर में ना रह के जबलपुर में हूँ, लेकिन रोज ग्वालियर की खबरें देखता रहता हूँ। दादा की फेसबुक वॉल को रोज रोज चेक करता हूँ। और शायद कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। दादा हमेशा श्रद्धेय हैं और हमने अपना बहुत कुछ आज खो दिया है। लेकिन जैसे कुछ लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने कहा कि दादा की याद में हमें हर साल एक नाटक करना चाहिए, तो मैं सभी वरिष्ठ जनों से ये निवेदन करूंगा कि एक दिन ऐसा हो जब हम उनकी याद में एक उत्सव या एक नाटक करें जिसमें हम उन्हें श्रद्धा सुमन दे सकें। ओम शांति। ओम उन्हीं लोगों में से एक है जिन नए से नए बच्चों को अनिल जी ने सिखाया, आगे बढ़ाया, रंगमंच किया। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे आगे रंग कर्म कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में रंग कर्म कर रहे हैं, और वे सारे दुखी हैं इस खबर से, इस दुखद सूचना से। हमारे ग्वालियर में अनिरुद्ध तिवारी विराट इसमें हमारे साथ हैं शुरू से, और उन्होंने स्थानीय अखबार में भी अपना एक आलेख अनिल जी के बारे में बहुत भावुकता से लिखा है। शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़े अनिरुद्ध तिवारी जी से मेरा आग्रह है कि वे अनिल दादा के बारे में अपने विचार, अपनी यादें, अपनी श्रद्धांजलि हमें साझा करें। नबील को मैसेज करते हैं। अन्नू भाई आवाज नहीं आ रही है ठीक से, हेडफोन चेक कर लो एक बार। या फिर हेडफोन हटा दो, सीधे फोन में बोलो। मुझे लगता है कि शायद अन्नू भैया का नेटवर्क नहीं आ रहा है। हमारे बीच में प्रभात आंटी हैं। अगर आपकी अनुमति हो मैम तो प्लीज आप आइए और अपनी बात कहिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम शब्दों के क्षेत्र में बिल्कुल रंग खो जाते हैं। मैं भी निशब्द हूँ, लेकिन शायद कुछ कहकर अपने आप मन को हल्का कर सकूं। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक सूचना, किसी हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनकी निधन की सूचना चल रही थी, जबकि वो हॉस्पिटल में जीवित थे। बाद में उनका निधन हो गया। आज सुबह जब मेरी बेटी ने एकदम हाय अनिल शर्मा जी नहीं रहे कहा, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी, चारू गलत होगा, तुमने गलत पढ़ा है। मैं विश्वास नहीं कर सकी। मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं रही हूं उनसे, लेकिन जितना मिली, जितनी बातचीत हुई, उसके बाद हाँ, नाम उनका मैं सुनती रहती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मिलना उनसे 2-3 बार हुआ। जिस समय अभ्यास चल रहा था, ये जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैं वसुंधरा जी के साथ उनके गई थी। उन समय सारे कलाकार थे,
और अपना सब अपने अपने किरदार को बोल रहे थे और वो बता रहे थे, अपने सजेशंस दे रहे थे। उसके बाद ऐसा कुछ समा बंधा, साहित्य, समाज, थिएटर, सब पर चर्चा हो गई थोड़ी सी देर में। और जब वे बोल रहे थे तो मैं ये देख रही थी कि शब्दाभिव्यक्ति इनकी ज्यादा प्रखर है या इनकी आंखें ज्यादा बोल रही। उसके बाद चलते चलते राजनीति पर आ गए, और जब राजनीति पर आ गए तो उन्होंने मुझसे एक वाक्य कहा, कुछ किसी दो राजनीतिज्ञों के बारे में कोई बात कही, तो मैंने कहा अरे ऐसा क्या? तो बोले मैडम आपने पढ़ा नहीं? अच्छा मैं आपको पुस्तकें दूंगा। और मैं इस आश्वासन के साथ कि वो मुझे पुस्तकें देंगे, मैं वहां से चली आई। उसके बाद उनके बेटे की शादी में हम मिले। मेरी बेटी ने उनसे कहा सर आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो उनका पहली प्रतिक्रिया ये थी, उन्होंने कहा मैं तो हैंडसम हूं ही। और मैं तब भी ये देख रही थी, जज कर रही थी कि आंखें मुस्कुरा रही हैं या जो शब्द निकल रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, कैसा है, जो इतना प्रभाव सब पर छोड़ रहा है। आज जब ये सूचना मिली तो अविश्वसनीय थी, बहुत दुखद थी। सारा दिन आज ऐसा निकला है, ऐसा लग रहा है और सच भी है कि जैसे परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ गया है, दूर हो गया है। अभी तो उनसे बहुत चर्चाएं करनी थी, उनसे पुस्तकें लेनी थी। ये बात भी हुई थी कि फिर बैठेंगे और बहुत बातचीत करेंगे इन विषयों पर। वसुंधरा से मैंने कहा जब भी आप प्रैक्टिस पर जाओगी मैं साथ में चलूंगी और देखना मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन सब स्थितियां सब कर, वो तो बहुत ऐसे ही याद करने की चीज है, लेकिन बहुत ही ऐसी क्षति हुई है जिसका कि कोई भरपाई नहीं है। मेरी श्रद्धा सुमन मैं उनको अर्पित करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। वो जहाँ हैं सुखी रहें और परिवार को ये सहने की शक्ति मिले, इतना ही कह सकती। थैंक यू प्रभात मैम। क्या बीच और कोई साथी हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगे? अगर कोई हो तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात आप कह सकते हैं। प्रियंका, सोहम। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सोहम और शिवम आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आज मैं निशब्द हूँ। हमारे ग्वालियर शहर के एक ऐसे जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी हमें छोड़कर चले गए। ग्वालियर शहर में उन जैसा कोई था नहीं। मतलब हर एक स्टूडेंट को ऐसे वो शिक्षा देते थे कि जैसे कि कोई मित्र ही आप कुछ अच्छे तरीके से समझा रहा हो। और उनकी ये खबर सुन के मैं इतना दुखद हूँ, इतनी पीड़ा से जूझ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा और इतना बेसहारा हूँ कि मतलब कोरोना के चलते कि उनसे मिल भी नहीं सकता, उनकी एक शक्ल भी नहीं देख सकता। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम सभी परिवार साथ हैं। हमारे बीच में बल्लू भैया भी हैं। बल्लू भैया, प्रियंका, संदीप, जागृति। हाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी गैरी। हाँ प्रियंका। हेलो। हाँ प्रियंका। हेलो गैरी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। दादा के लिए अगर मैं पूरे 20 साल याद करके एक शब्द कुछ कहना चाहूँ, जो मेरा उनसे रिश्ता या जो भी मेरा अनुभव था, वो एक शब्द है शुक्रगुजार। मुझे याद है मैंने यूनिवर्सिटी में जब प्ले करना स्टार्ट किया था तो मैं मेरे पापा से परमिशन लेने के लिए डरती थी, और दादा सारी प्रैक्टिस खत्म करके मेरे पापा को मनाने आ जाते थे कि इसको यूथ फेस्टिवल में जाने दो, उसने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत टैलेंटेड है। ये डिवोशन था उनका कि एक अपने प्ले के छोटे छोटे जो उनके सीखने वाले बच्चे थे उनके घर तक चले जाते थे परमिशन लेने के लिए कि उनको उनके साथ जाने दिया जाए।
जो मेरा उनके साथ लास्ट रहा वो रक्त बीज था, और मैं इसलिए फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगी, शुक्रगुजार, कि 3 साल पहले उन्होंने मुझे फिर से याद किया और रक्त बीज करने का मौका दिया। शादी और बच्चे के कारण मैं ये पिछले 3 साल से जुड़ नहीं पाई, पर उन्होंने लगातार मुझसे कहा कि अब ये प्ले करना है। मैंने कहा नहीं, अभी यूवी बहुत छोटा है। फिर उन्होंने कहा एक वेब सीरीज आई है वो करना है। मैंने कहा नहीं, अभी यूवी बहुत छोटा है। वो लगातार मुझसे टच में रहे कि ये करना है, ये करना है, और मैं उनके लिए एक ही शब्द कहूंगी, और शायद सभी जितने भी युवा ग्रुप के लोग हैं वो ये शब्द जरूर सोचते होंगे कि उनकी वजह से उन्हें ग्वालियर में थिएटर, ग्वालियर में रंगमंच का मौका मिला, और कहीं ना कहीं रंगमंच को जीने का मौका मिला। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दादा। मेरी श्रद्धांजलि उनके लिए यही एक शब्द है, शुक्रगुजार। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। थैंक यू प्रियंका। कोई और साथी जो अपनी बात कहना चाहें? संदीप। हेलो। हाँ संदीप। हाँ यही संदीप, कहूंगा कि आ रही आवाज। हेलो। हाँ संदीप, आवाज आ रही है। क्या सुबह से जब से ये खबर सुनी है मैं स्तब्ध हूँ, और दादा कहीं गए नहीं हैं। दादा हम सबके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। वो एक वृक्ष थे ग्वालियर रंगमंच के, जिसके साये में हम सबने रंगमंच को दिया है, सीखा है, और आगे भी करते रहेंगे। और उन्हें हम रंगमंच के माध्यम से ही हमेशा जीवित रखेंगे। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते और ना जाएंगे, और ना हम उन्हें जाने देंगे। बस मैं इतना ही करूँगा। और भी साथी अगर अपनी बात कहना चाहें तो एक के बाद एक अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। गैरी, हाँ बल्लू भैया। यार विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे तो अभी तक। दादा अब हमारे साथ नहीं। ये मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जब मुझे पता लगा तो मैं बहुत देर तक तो बैठा रहा यार, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या ऐसा क्या हुआ, क्या कैसे। तो मैं भी, और जो बहुत सारे लोग जो अभी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग समझ में आ रहे हैं। ये सारे लोग समझ सकते होंगे कि मेरा उनसे किस तरीके का रिश्ता था। बहुत समय पहले उनके ही द्वारा मैं इस फील्ड में आया। हमेशा उन्होंने एक बच्चे की तरह ही मुझे ट्रीट किया था। कुछ समय से मैं उनके साथ नहीं था या नहीं मिल पा रहा था उनसे किसी कारण से, लेकिन जब भी बीच बीच में मुलाकात होती थी तो बहुत अच्छे तरीके से ही मुलाकात होती थी। ऐसा मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ नहीं आया एकदम। ग्वालियर शहर में के लिए तो एक बात यह है कि नाटक या इस कला की दृष्टि, कला के द्वारा जो भी जितने भी कलाकार जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के हों, किसी भी संस्था से कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी आप कोई भी एक संस्था कोई भी नाटक कर रही हो, कोई भी संस्था कर रही हो, उसमें आपको ऐसा शायद ही मिल पाए कि जो उस पूरी टीम के अंदर अनिल शर्मा जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हो, उसमें एक भी। ऐसा मैं नहीं समझता कि ये संभव है। बिल्कुल सही। उन्होंने इतने कलाकारों को, इतने लोगों को सिखाया, इतने लोगों को सिखाया, मतलब उन्होंने कलाकार बनाए।
कुछ भी नहीं आता है, कुछ कहीं कोई कुछ भी नहीं है, आके खड़ा हो गया, उन्होंने बोला तुम एक्टिंग करोगे, मैं सिखाता हूँ तुम्हें, और सिखाना शुरू कर दिया, वो करने लगा। जबकि वो जो वहां पर खड़ा हुआ है उसको ये भी नहीं मालूम कि वो खुद भी नहीं चाहता है कि वो एक्टिंग करे, लेकिन वो सीख गया और करने लगा उनके साथ, उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा था। क्या हुआ, बहुत ही अविश्वसनीय घटना है ये। बस मैं यही चाहता हूँ कि ग्वालियर में जो भी उन्होंने किया है उसको हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। मिलेंगे हम लोग, मिलके फिर चर्चा करेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे। और अनिल शर्मा जी, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कहीं गए हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के बीच ही हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं गए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में, ठीक है गरी। थैंक यू बल्लू भैया। कोई और साथी जो अपनी बात कहना चाहे? नबील, यस बात ये है कि व्यक्ति कोई भी जाता है तो बहुत दुखद होता है, लेकिन संस्था जहाँ खत्म होती है वो क्षति बड़ी जबरदस्त है, और ये ग्वालियर शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति, बहुत ज्यादा। अगर कोई और साथी कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो मनोज दा आप फिर इसको कंक्लूड करें। कोई और साथी यदि कहना चाहें तो बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। जो भी रह गए हों, हम उनको नाम से ना बुला पाए हों या वो अपने बात कहने का विचार कर रहे हैं, बिल्कुल कहें। हेलो। मेरे रहते हुए मैंने जागृति को उनके साथ काम करते देखा है, तो मैं तो समय पे आती थी और जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जागृति को कुछ बोलना चाहिए। एक लड़की होने के नाते दादा के साथ उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने किस तरह से उनके साथ काम किया, और एक लड़की होने के नाते उनको वहाँ कितनी सिक्योरिटी मिली, मैं चाहती हूँ कि जागृति प्लीज बोलो। मैं सही बताऊं, मैं सवेरे से मैं बस बोल नहीं पा रही, आप लोगों ने सब बोला है। मैं सवेरे से रो रही हूँ, मम्मी पापा कह रहे क्या है, क्यों रो रही है। मैंने उनको बताया मैंने ऐसी ऐसी बात है, तो पापा मम्मी को भी दुख हुआ, मगर मेरा सवेरे से रोना बंद नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई अगर मैं उनकी फोटो भी देखती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती, बस मेरे अंदर से मैं अंदर से बोल नहीं पा रही हूँ। सीधी बात ये है, आप लोग बोल भी रहे हो, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं तो इतनी बड़ी बस एक ही बात कहूंगी, मैंने अपने पापा को खो दिया। दूसरे मैंने उनको पापा का दर्जा दिया था, मैं उनसे हर बात शेयर करती थी, उनने मेरी हर चीज में मदद की। हर जगह जाती तो मैं उनसे पूछ के जाती, दादा ये बताइए आप ये जाना सही है, वो मुझे हर चीज में सलाह करते। मतलब एक पिता देता है ना कि बेटा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इस तरीके से मेरे को ट्रीट करते थे। उनने हर चीज में मुझे आगे रखा, नहीं जागृति तुम यहाँ ये करोगी, तुम वो करोगी। मैं बस बता नहीं पा रही, मैं कुछ कह नहीं पा रही, आप लोग कह रहे हो बता रहे हो, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं ना समझा पा रही हूँ ना कुछ कह पा रही हूँ। मेरी सवेरे से बहुत बुरी हालत है ना, मैं कुछ कह नहीं पा रही। अभी भी आप लोग वीडियो वगैरह कर रहे थे, मेरे पे नहीं, मैं रो के मेरा बुरा हाल था, मन बहलाने के लिए मैं छत पे आई, फिर भी अब क्या बोलूं, मैं नहीं कुछ बोल पा रही। बस इतना कहूंगी कि उनके परिवार वगैरह बस इस दुख को संभाल रखे हो। मैं जैसे ही कोरोना का उनका पूरा मतलब कोरोना जो उनकी
घर पे भी मतलब क्वारंटाइन हुआ है, वो खत्म जैसे ही हो मैं उनके घर पे जरूर जाऊंगी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे माफ करना अगर मैंने मैं बस इससे मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सॉरी गैरी भैया, सॉरी मनोज भैया। नहीं कोई बात नहीं जागृति, तुम्हारी बातों से और तुमने टूटे फूटे शब्द कहे उस शब्दों से समझ में आता है कि तुम उनके कितने करीब थी। और कोई बात नहीं, ये समय कठिन है, हम सब एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं और हमारी यादों में, हमारे काम में वो जिंदा रहेंगे। नहीं दी, उनने जितना मेरा सपोर्ट किया है ना, शायद मैं ये नहीं कह सकती, मानती हूँ उनने सभी का सपोर्ट किया हो, मगर जितना उनने मेरा सपोर्ट किया हर चीज में मैं भूल नहीं सकती, सीधी बात ही है। इसलिए मैं सवेरे से मेरे पे क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ। एकदम से नीलम दीदी ने एकदम से मुझसे कहा कि जागृति ऐसी बात हो गई, मैं ऐसी चौंक गई, मेरे हाथ पैर एकदम कप आ गए बुरी तरीके से। दीदी आप झूठ बोल रही हो, मैं अरे नहीं जागृति झूठ नहीं बोल रही, ये सच बात है कि दादा नहीं रहे। मेरा खुद ऐसा माइंड खराब हुआ सवेरे से, मैं बता नहीं सकती। अब कुछ नहीं बोलना मुझे, सॉरी। बस जैसे ही ये कोरोना ये 7 दिन जाए उसके बाद एक अपन सब मीटिंग बैठाते हैं कलावीथिका में आधे घंटे की, और एक बार उनको श्रद्धांजलि अच्छे से देंगे। बस मैं इतना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल, हम श्रद्धांजलि कलावीथिका में भी देंगे जागृति, बिल्कुल आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। हमारे बीच सौरभ शुक्ला जी हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सौरभ शुक्ला जी। कोई और बोलना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जागृति के पहले कोई सज्जन बोलना चाहते थे, वो भी यदि बोलना चाहें तो बोलें और फिर हम इस कार्यक्रम को उपसंहार करें। हाँ दादा, मैं अंगद। हाँ अंगद, बताइए। अब बोलने को तो क्या बोले, ग्वालियर में एक इंसान था जिसकी उंगली पकड़ के हम कहीं भी दावे से कह देते थे कि हम थिएटर करते हैं, वो अनिल दादा के साथ। होने को बहुत सारे रंगकर्मी हैं, कुछ नए भी हैं, पुराने भी हैं, अच्छा करते हैं सब, लेकिन कोई आज तक वो अपना तत्व नहीं दे पाया जो दादा दिए। और इसीलिए शायद यकीन करने में सुबह से शाम हो गई है कि दादा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम कलावीथिका जाएंगे, दादा गाड़ी से आएंगे और कहेंगे अंगद ये बोतल उठा ले, तो चल बैठते हैं। लेकिन शायद अब नहीं। फिर भी दादा नहीं है, लेकिन उनने जो भी दिया उसको आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है और काम भी है। जहां भी रहेंगे हमेशा दिखेंगे वो हमें। अंगद
मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ, जहाँ तक कोशिश हो सके दादा का जो सबसे प्यारा नाटक हो, जो दादा को करने में सबसे अच्छा लगता हो, प्लीज गैरी भैया वो एक बार दादा के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे जागृति। बस और कुछ नहीं चाहिए दादा के लिए, बस जो दादा को सबसे ज्यादा प्यारा नाटक लगता हो हमको वही करना है, और मुझे भी करना है साथ में। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सभी रंगकर्मी, सभी साथी जो आज अनिल दादा को याद करने के लिए एक छोटे से मैसेज, संक्षिप्त से मैसेज पर सब इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी यादें, अपना अपना दर्द, अपने अपना बिताया हुआ समय एक दूसरे से साझा किया, अपना अपना दुख बांटा। अनिल शर्मा जी जैसे हमारे सबके प्रिय हमसे आज बिछड़ गए, लेकिन रंगमंच में कहते हैं सो मस्ट गो ऑन, और यही वो कहते थे। हमें उनके बताए रास्ते पर, उनकी यादों के साथ, उनके सिखाई हुई बातों के साथ इस रंग यात्रा को लगातार आगे बढ़ाना है। यही उनके लिए सभी रंगकर्मियों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवा प्रतिभा मंच और बाकी सभी साथी कलाकार, सभी सहयोगी, सभी उनको चाहने वाले और उनसे जुड़े हुए दूर दराज के शहरों तक में रहने वालों की तरफ से यही शायद सबसे सटीक श्रद्धांजलि होगी, सार्थक श्रद्धांजलि होगी कि हम रंग कर्म करें, आगे करें और आगे करते रहें। धन्यवाद। गेरी भाई कोई बात कहना चाहें तो फिर उसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ओम शांति। ओम शांति। गेरी भाई जागृति शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, रोना रुक ही नहीं रहा सुबह से। मतलब भूलने की कोशिश करती हूँ मगर मैं नेट चालू करती हूँ, नहीं हो पा रहा। जी मनोज भैया। ठीक है, तो सभी का आभार, धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी लोगों का ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।